हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की 3 स्टेट होती है। मैटर कौन कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे कहते हैं? जिनसे मिलकर मैटर बना होता है। तो मैटर किस किस से मिलकर बना हो सकता है? आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो कोई भी मैटर या तो एटम से मिलकर बना होगा, या आयन से मिलकर बना होगा, या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। जैसे कि मैं बात करूं गोल्ड की या सिल्वर की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एटम्स प्रेजेंट होंगे। लिक्विड मरकरी की बात करें तो उसमें भी एटम प्रेजेंट होंगे। यदि हम बोले NaCl सोडियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयन, मतलब कि वो आयन से मिलकर बना है। यदि हम बोले मॉलिक्यूल्स, तो क्लोरीन गैस हुई, ब्रोमीन, H2O, तो ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर ये जो स्टेट होती है, इनको समझ सकते हैं। किस तरह से? देखिए, यदि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे। मीन्स इनका डेफिनेट शेप होगा, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे और नॉन कंप्रेसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी रेगुलर या डेफिनेट शेप होगी। इनके कंपैरिजन में हम लिक्विड में देखते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में सिर्फ इतना अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे से जुड़े रह सके, पर ये मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन हो सकता है। इस वजह से इनका शेप कैसा होगा? इनका शेप डेफिनेट नहीं होगा। इसको आप जिस भी बर्तन में लोगे, जिस भी चीज में डालोगे, उसी का शेप ले लेगा। जैसे आप उसको बॉटल में लोगे तो बॉटल की शेप ले लेगा, आप उसको जग में लेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा, आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, पर वॉल्यूम कैसा होगा? इसका फिक्स्ड होगा। क्लियर? यदि हम गैस की बात करते हैं, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मींस ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्री स्टेट में घूम सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुई, नाइट्रोजन हुई, तो एटमॉस्फेयर में ये फ्री घूम सकती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बिल्कुल ना के बराबर। क्लियर? तो हम सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करें। कोई भी मैटर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही स्टेट में मिल सकता है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? स्टेबल है, स्थिर है, तो जो स्टेट होगी मैटर की वो एक टाइम पर एक ही स्टेट होगी। यदि आपको मैटर की स्टेट चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं वाटर की स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में है। यदि आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम उसे आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे और उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री से कम कर देंगे, तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम उसे गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, उसको बॉईल करेंगे, और जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा वो बॉईल होने लगेगा। मींस वेपर में चेंज हो गया, इसका वेपराइजेशन हो गया और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया।
यदि हमें उसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मीन्स उसका कंडेंसेशन करना पड़ेगा और उसको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन। सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब सॉलिड जो है 2 टाइप्स से क्लासिफाई किए गए। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। किसके? क्रिस्टलाइन के। हम देख सकते हैं इस तरह से हमने शो किया है इनको, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली अरेंज है। जिस तरह से इनका ऑर्डर है इसी तरह से ये अरेंज होते हैं। यदि इनका और आगे ये जो ऑर्डर है वो बढ़ा दिया जाए तो इसी तरह से इनका पैटर्न हमको मिलता जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब इस पैटर्न को आगे बढ़ाने पर इनका जो अरेंजमेंट है वो इसी तरह का होगा, जबकि ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होते, रैंडमली किसी भी तरह से अरेंजमेंट इनका होता है, इसलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यदि हम इनका, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, NaCl हुआ, CsCl हुआ, मतलब प्रॉपरली इनका अरेंजमेंट होता है। जैसे डायमंड में कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है पर प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है उसका। ग्रेफाइट भी ऐसे ही होता है, NaCl, इनमें भी प्रॉपर अरेंजमेंट पाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में होते हैं। क्लियर? तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, बहुत प्रॉपरली अरेंज होते हैं, इस वजह से हार्ड होते हैं। इनका फिक्स्ड शेप होता है, इनकी ज्योमेट्री भी कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। क्लियर? यदि हम पूछे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उनको गर्म करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड है या नहीं। क्यों? क्योंकि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यदि आप उसको गर्म करते हैं और वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में कोई चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो यदि इनमें से किसी को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आइस, यदि आइस को आप मेल्ट करते हो तो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और मेल्टिंग की पूरी फिनोमेना या पूरी जो प्रोसेस है उसमें उसका टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब मेल्टिंग की प्रोसेस में इसका जो टेम्परेचर है, जब तक कि आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री, मीन्स शार्प टेम्परेचर होगा। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेबल बना रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। जबकि इसमें क्या होगा? इनका शार्प टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनको आप यदि गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होते हैं और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये मेल्ट होते जाते हैं। तो हमको कोई एक ऐसा निश्चित पॉइंट नहीं मिल रहा है जिस पर ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाए। इनका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो चेंज होते रहेंगे लिक्विड में, पर कोई ऐसा हमको पॉइंट नहीं मिलता जिस पर ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाए, मीन्स इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर? आगे देखते हैं हम
एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। और ये आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसो मीन्स सेम और ट्रॉपी मीन्स होता है पोजीशन। यदि इन सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में जाए आप और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको सेम मिले हर जगह, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स इसका क्या है कि ये आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक किसलिए बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपी मीन्स पोजीशन। यदि किसी भी सॉलिड की किसी भी डायरेक्शन में जाए आप और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हुई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये किसी भी डायरेक्शन में जाने पर हमको सेम मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। ठीक, तो ये सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि इनको किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो हमको अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि मैं बात करती हूँ, यदि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इसको ए बी से डिनोट कर दिया, और दूसरा हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो हमको अल्टरनेट क्रम में पार्टिकल्स मिलेंगे। किस तरह से मिल रहे हैं? एक वाइट दूसरा ब्लैक, मीन्स अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ इस तरफ सेम और उसकी जस्ट अपोजिट भी कैसे होंगे? सेम पार्टिकल्स है, पर यहाँ आमने सामने दोनों कैसे? अलग अलग है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर कैसी होगी? सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। तो ये कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और वो कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। अब नेक्स्ट आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं? रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड? रियल सॉलिड। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनको स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब है कि देखने में तो हमको समझ में आ रहा है कि ये सॉलिड है, पर इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से होगी? लिक्विड की। जैसे यदि मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर को हम गर्म करें तो ये पहले सॉफ्ट होगा और फिर धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये मेल्ट होता जाएगा। देखने में हमको सॉलिड लग रहा है, पर एक कंडीशन पर ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद जब इसको एकदम ठंडा कर दिया जाता है तो वापस ये कठोर हो जाता है। इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज दिखने में कैसी हो रही है? सॉलिड के जैसी, पर होती किसके जैसी है? लिक्विड जैसी। क्लियर बात? अब यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को बीच में से कट करें, बीच में से कट कर दें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। यदि आप इसको बीच में से कट कर दोगे तो कट करने के बाद आपको प्लेन और स्मूथ पीसेस मिल जाएंगे। देखिए, दो प्लेन और स्मूथ पीसेस मिलेंगे, जबकि उसमें आप कट करेंगे तो आपको इरेगुलर मिलेंगे और स्मूथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हर कैसे भी अरेंजमेंट में है, कोई पार्टिकल्स इधर है, कोई पार्टिकल उधर, उनका प्रॉपरली कोई ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। ठीक, तो ये जो टॉपिक था ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमको सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको नहीं पढ़ना। तो ये जो है इसका आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।